आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास +1 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है समय की शुरुआत। आप अपने इर्द गिर्द आधुनिक मानव को देख रहे हैं, जो चल रहा है, फिर रहा है, अपनी बुद्धि से सोच रहा है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण किया जा रहा है, बांधों का निर्माण किया जा रहा है। और बहुत बार आपके मन में भी यह सवाल उठता होगा कि इस मानव का उदय कब हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, यह इस धरती के ऊपर किस समय में आया होगा। तो हम इन्हीं सवालों के जवाब इस पाठ से जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि इस धरती के ऊपर समय की जो शुरुआत जो सबसे पहले हुई, वहां से हम शुरू कर रहे हैं। यानी कि इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम है समय की शुरुआत से, कि जब समय की शुरुआत हुई, मानव का उदय हुआ इस धरती के ऊपर, तो वो किस प्रकार का था और कैसा था। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है यहां कि जो प्राचीन मानव का जो उद्भव है, वो आज से लगभग 360 से लेकर के 240 लाख वर्ष पूर्व है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, 1 नंबर में भी, कि प्राचीन मानव का जो उद्भव है वो किस टाइम से है। तो आज से लगभग 360 से लेकर के 240 लाख वर्ष पूर्व जो प्राचीन जो मानव था, उसके बाद में जो मानव हमारे पास मौजूद था उसको बोला जाता था प्राइमेट। क्या बोला जाता था? प्राइमेट्स। अब बात यह आ जाती है कि प्राइमेट्स था क्या। तो जो प्राइमेट था वो एक स्तनपायी जीव था। क्या था? स्तनपायी जीव, यानी कि जो अपने समूह के अंदर जो नर और मादा होते थे वो बच्चे पैदा करते थे, और उन माताओं के शरीर के अंदर स्तनपायी यानी कि स्तन की ग्रंथियां होती थी। यानी कि वो ग्रंथियां जिनसे वो अपने बच्चों को क्या करते थे? दूध पिलाते थे। क्या पिलाते थे? दूध पिलाते थे, और उनको क्या करते थे? बड़ा करते थे। तो ऐसे जो जीव थे इस धरती के ऊपर स्तनपायी, उनको क्या बोला गया? प्राइमेट। और उस प्राइमेट के अंदर 3 प्रकार के व्यक्ति शामिल हुए: वानर, लंगूर और मानव। कई बार ये प्रश्न आ जाता है, प्राइमेट के ऊपर नोट लिखे, तो हम बताएंगे उनको कि प्राइमेट वो स्तनपायी जीव हैं जो बच्चे पैदा करते हैं, और अपने शरीर के अंदर जो स्तन की जो ग्रंथियां होती है, दूध पिलाने की, दूध बनाने की जो ग्रंथियां होती है, उनके जरिए वो अपने बच्चों को क्या करते हैं? दूध पिलाते हैं। और इसके वर्ग के अंदर हम वानर, लंगूर और किसको शामिल करते हैं? मानव को शामिल करते हैं। उसके बाद में इस प्राइमेट से 240 लाख वर्ष पूर्व एक नया जो है उप समूह बन गया, और उस उप समूह को किसका नाम दिया गया? ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, उसको बोला गया था होमोनाइड। और होमोनाइड का अर्थ होता है वानर, यानी कि एप। यानी कि वानर को एप भी बोलते हैं, EPE, एप भी बोलते हैं। तो इस टाइम तक जो मानव था वो वानर के जैसा ही दिखता था। और आप सभी कई बार देखते भी होंगे, जब आप बंदर को देखते हैं तो उसका जो चेहरा है वो आपको ऐसे दिखाई देगा जैसे कि मानव है। दूसरी बात, आपको कोई भी जीव इस धरती के ऊपर केवल किसको छोड़ करके? वानर को छोड़ करके, बंदर को छोड़ करके, या फिर लंगूर को छोड़ करके, या फिर चिंपैंजी को छोड़ करके कोई भी जानवर आपको ऐसा नजर नहीं आएगा जो अपने पैरों का इस्तेमाल किसके रूप में करता हो? हाथों के रूप में। किसके रूप में करता हो? हाथों के रूप में। ये कुछ समानताएं हैं जो प्राचीन वानर में और आज के मानव में हमें देखने को मिलती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है बुद्धि की। तो इस धरती के ऊपर हम सबसे बुद्धिमान जो जीव है वो किसको मानते हैं? चिंपैंजी को मानते हैं। किसको मानते हैं? चिंपैंजी को। और चिंपैंजी जो है वानर की प्रजाति का ही एक क्या है? जीव है।
तो ये कुछ आधार हैं हमारे पास जिसके आधार पर हमें ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं कालांतर के अंदर जो आज का जो मानव है वो किससे निकल करके आया होगा, वानर से, लंगूर से या चिंपैंजी से निकल के आया होगा। तो उस वानर ऐप का नाम था उस टाइम में होमोनाइड। और यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि होमोनाइड की विशेषताएं क्या थी। तो पहली विशेषता है यहां उनका मस्तिष्क क्या होता था, छोटा होता था। जो सिर है उसका जो आकार है वो क्या होता था, छोटा। दूसरा जो एग्जाम्पल है चौपाई, यानी कि 4 पैरों पे चलते थे। किस पे चलते थे, 4 पैरों पे। तीसरी इनकी जो मुख्य विशेषता थी वो शरीर का जो अगला हिस्सा होता है वो क्या होता है, लचकदार होता था पिछले हिस्से की बजाय, ताकि ये आसानी से क्या हो कर सके, चल सके। ये शरीर का जो अगला हिस्सा लचकदार होता था। जब वो आगे के पांव से दौड़ते थे तो उसमें लचक होती थी, तो अपने शरीर का जो वजन होता था उसको क्या कर लेते, बैलेंस कर लेते थे। उसके बाद में 56 लाख वर्ष पूर्व, यानी कि आज से 56 लाख वर्ष पूर्व होमोनाइड किसमें कन्वर्ट हो गया, होमोनिड में। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि होमोनिड का जो रचना काल है वो कब माना जाता है, तो 56 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। यानी कि हमने हमारी जो समय की शुरुआत थी, यात्रा थी, वो 360 लाख वर्ष पहले से शुरू की थी और अब हम कहां पहुंच गए हैं, 56 लाख वर्ष पूर्व। यानी कि आज से 56 लाख वर्ष पूर्व का जो मानव था वो होमोनाइड से ही क्या आया था, कन्वर्ट हुआ किसमें, होमोनिड में। और इसका जो उद्भव है वो सबसे पहले कहां हुआ, अफ्रीका में। और ये इसी का नहीं है, पूर्ण जो मानव जाति है उसकी जो शुरुआत है वो किस महाद्वीप से मानी जाती है, अफ्रीका महाद्वीप से मानी जाती है। कि सबसे पहले मानव का उदय कहां पर हुआ था, अफ्रीका में हुआ। और होमोनिड का उद्भव भी कहां पर हुआ, अफ्रीका में। और उसके बाद में जो मानव है वो अफ्रीका महाद्वीप से क्या निकला, बाहर निकला। जब परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं रही तो वो कहां पर चला गया, दूसरे हिस्सों में चला गया। और इस प्रकार जो है मानव पूरे विश्व में क्या हुआ, फैला। अब बात की जाती है कि जो होमोनिड है उसकी क्या विशेषता थी। तो पहली विशेषता थी इनका मस्तिष्क है होमोनाइड से क्या होता था, बड़ा। कई बार यह प्रश्न भी आता है, आपसे पूछा जाता है कि होमोनाइड और होमोनिड में क्या अंतर है। तो फिर हम बताएंगे यहां की जो होमोनाइड है उससे जो है होमोनिड का जो मस्तिष्क था वो क्या होता था, बड़ा। और पहली बार मानव ने 2 पांवों पे चलना शुरू किया, दोनों में अंतर हो गया। वो 4 पांवों पे चलता था और ये किस पे चलने लगा, 2 पांवों पे। तीसरी इंपॉर्टेंस बात होगी, जब व्यक्ति 2 पांवों पे चलेगा तो वो जो उसके 2 पांव जो बच गए जिसका उपयोग वो अब किसके रूप में करने लगा, हाथों के रूप में। यानी कि होमोनाइड जो है वो हाथों का इस्तेमाल, जो पैर थे उसका इस्तेमाल किसके रूप में नहीं कर पा रहा था, हाथ के रूप में। लेकिन जो होमोनिड है उसने अब हाथ का प्रयोग करना भी क्या कर दिया शुरू। और कुशल का मतलब क्या, उसकी पकड़ मजबूत होगी, वो किसी भी वस्तु को पकड़ करके आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता था। पहले वो नहीं ले जा पाता था, क्योंकि पहले वो किस पे चलता था, 4 पायों पे चलता था। उसके बाद के अंदर जो होमोनिड है उसके अंदर 2 प्रकार के वर्ग हम यहां पढ़ेंगे। तो पहला हमारे पास वर्ग आ जाता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्या आ जाता है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस 2 शब्दों से मिलकर के बना है, आस्ट्रल प्लस में पिथिकस। और जिसमें जो आस्ट्रल है ये दोनों के दोनों जो हैं कि कौन सी भाषा के शब्द है, लातीनी भाषा के शब्द है। कौन सी भाषा के शब्द है, लातीनी भाषा के। तो जो आस्ट्रल होता है उसका यहां पर अर्थ क्या होता है, दक्षिणी। क्या होता है, आस्ट्रल का जो अर्थ है वो यहां पर क्या है, दक्षिणी है। और पिथिकस का अर्थ यहां पर क्या है, वानर। यानी कि दोनों के अर्थ को अगर हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, दक्षिणी वानर। यानी कि दक्षिण के अंदर पाया जाने वाला वानर। यानी कि अब भी जो है हमने मानव की श्रेणी की शुरुआत नहीं की है, अब भी हम इसको किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, वानर की श्रेणी में। यानी कि अब वो वानर जो मानव की तरह दिखने वाला था उसने अब किसके पायों पर चलना शुरू कर दिया था, 2 पे। और इनका उद्भव भी कितना है, 56 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका के अंदर। और अफ्रीका से बाहर ये कब गए हैं, यानी कि कहने का भाव ये, इनके जो अवशेष हमें मिलते हैं वो अफ्रीका के अंदर तो मिलते हैं 56 लाख वर्ष पूर्व के। और अफ्रीका से बाहर का जो महाद्वीप है उसके अंदर कितने के मिलते हैं,
18 लाख वर्ष पूर्व के। कितने लाख वर्ष पूर्व के मिलते हैं? 18 लाख वर्ष पूर्व के मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस की जो हमारे पास विशेषता है वो क्या थी। जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस है उसकी कुछ एक विशेषताएं थी। जो पहली बात थी कि होमो की तुलना में, जो होमोनिड थे हमारे पास, उनकी तुलना में इसका जो मस्तिष्क था वो क्या होता था? छोटा होता था। दूसरी इनकी जो विशेषता आती है वो आती है कि दांत इनके क्या होते थे? बड़े, और हाथों का प्रयोग भी क्या करता था? सीमित। सीमित क्यों करता था? कि अभी अभी उसने पांव का जो उपयोग है वो किसके रूप में करना शुरू किया था? हाथ के रूप में करना शुरू किया था। तो जब मानव शुरुआत में कोई भी काम करता है तो उसके अंदर इतनी ज्यादा जो है एनर्जी या इतना ज्यादा दक्षता उसके अंदर नहीं आ पाती कि आज के मानव की तरह वो हाथों का उपयोग कर ले। उसके बाद तीसरी विशेषता आप देखिए, जब जानवर चौपाया था तब वो क्या होता था? झुक करके चलता था अपने चारों पायों के ऊपर, लेकिन अब क्या हो गया? सीधा खड़ा। क्योंकि जब वो दो पायों पे चलने लगा तो आज का मानव हमें जैसे सीधा चलता हुआ दिखाई देता है वैसे ही। और चौथी जो इसकी महत्वपूर्ण बात है, आज का ये जो मानव है ये पेड़ों पे रहता था। यानी कि अभी तक मानव ने जमीन के ऊपर रहना शुरू नहीं किया था, कि जैसे कि आपने वानरों को देखा होगा वो पेड़ों के ऊपर रहते हैं, जमीन के ऊपर रहते हुए हमें दिखाई नहीं देते हैं। और उस काल के अंदर मानव ने कोई मकान नहीं बनाया हुआ था, इसलिए उस टाइम का मानव भी किसके ऊपर रहता था? पेड़ों के ऊपर ही रहता था। कहां पर रहता था? पेड़ों के ऊपर ही वो रहता था। ये चार महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं, और कई बार ये अंतर भी करना आ जाता है हमारे पास कि होमोनिड और ऑस्ट्रेलोपिथिकस में अंतर कीजिए। और जो पहला ऑस्ट्रेलोपिथिकस का जो हमें प्रमाण मिला है उसके लिए कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, और वो प्रमाण हमें मिला था ओल्डुवई गोर्ज। ओल्डुवई गोर्ज एक जगह थी जहां पर जो है ये प्रमाण हमें मिलता है। कई बार ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है हमसे। उसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है यहां पर, अब हम बात करते हैं मानव के विकास की, कि जो मानव है उसका जो है विकास है वो कैसे हो रहा था, किस प्रकार मानव अपना अस्तित्व जो है बनाए हुए था। तो सबसे पहले हम यह बात करेंगे मानव के विकास की। तो मानव का जो विकास है वो 3 श्रेणियों पे हुआ है। किस पे हुआ है? 3 श्रेणियों में। यानी कि पहले तो वो क्या था? वानर था, जो क्या थे? 2 पांवों से की बजाय कितने पांवों पे चलते थे? 4 पे। यानी कि शुरुआती दौर में जो मानव था वो 2 की बजाय कितने पांवों पे चलता था? 4 में, और उसे वानर की श्रेणी में हम लेते थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है होमो इरेक्टस और ऑस्ट्रेलोपिथिकस। यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस के साथ साथ यहां पर जो है होमो की भी एक प्रजाति जो है अस्तित्व में हमने ली है। एक प्रजाति को वो इसलिए लिया है कि उन दोनों में एक खास विशेषता थी कि दोनों ही क्या होते थे? 2 पायों पे चलते थे। किस पे चलते थे? 2 पायों पे चलते थे। तीसरा जो हमने लिया है, इनका जो हम बेस ले रहे हैं यहां, इस बेस को भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे हमने ये चीजें उठाई है। लेकिन उससे पहले हम तीसरे मानव का यहां अध्ययन करेंगे। और तीसरा मानव जो हमारे पास आता था वो था होमोसेपियस। इसको क्या बोला गया था? चिंतनशील प्राणी। यानी कि ये वो मानव था जिसने सोचना शुरू कर दिया था। और आज का जो मानव है वो होमोसेपियस प्रजाति का है, क्योंकि हम चिंतनशील हैं, प्रज्ञा मानव है। कौन से मानव है? प्रज्ञा मानव, जिसके अंदर बुद्धि होती है। अब बात आ जाती कि ये सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं कि मानव का जो उद्भव है हम वो 360 लाख वर्ष पूर्व है, ठीक है। उसके बाद में हम यहां पर अध्ययन कर रहे हैं कि 240 लाख वर्ष पूर्व के आसपास जो है वो हमारे पास प्राइमेट थे। उसके बाद 56 लाख वर्ष पूर्व के बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो इरेक्टस की बात करते हैं, होमोनिड की बात करते हैं। तो ये सारी हमें कैसे पता चलती है? तो उसके लिए हमारे पास जो बेस बन के आता है वो आता है हमारे पास जीवाश्म। किसके आधार पर कहते हैं हम ये सारी बातें? जीवाश्म। अब बात आ जाती है कि जीवाश्म क्या? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। यानी कि जीवाश्म का अर्थ हो गया जीवों का अंश, जीव जमा में अंश। ये अंश का मतलब क्या था? जिसके अंदर जीवन है, जैसे पेड़ पौधे हैं, जानवर है, मानव। मरने के बाद क्या हुआ? इनकी जो हड्डियां थी, इनका जो शरीर था, क्योंकि उस समय कोई दफनाने का रिवाज नहीं था, दाह संस्कार नहीं होता था, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि उनको जलाया जाए या उनको दफनाया जाए या पानी में बहाया जाए। तो वो ऐसे ही गलते और सड़ते रहते थे, और धीरे धीरे जो है
चट्टानों के अंदर क्या हो जाते थे, शामिल हो जाते थे। मानव के अवशेष जो है वो पत्थरों में क्या हो जाते थे, फंस जाते थे, पत्थरों के अंदर जो है धंस जाते थे। तो उनको क्या बोला जाता है, जीवाश्म बोला जाता है, फोलिस जिसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फोलिस। क्या बोला जाता है, फोसिल जिसको बोला जाता है। तो उन जीवाश्मों से, वो जीवाश्म जिनको हमने खोदा है, पत्थरों से क्या किया है, बाहर निकाला है, उसके आधार पे हम ये बात कहते हैं कि जो मानव का जो जीवाश्म है वो जो है इतने साल पुराना है। उसके लिए एक विधि आती है जिसको हम बोलते हैं रासायनिक विश्लेषण। रासायनिक विश्लेषण, और इस विधि का नाम है C14, यानी इसको क्या बोला जाता है, कार्बन डेटिंग। क्या बोला जाता है, कार्बन डेटिंग, यानी कि डेट बता देती है, क्योंकि मानव का जो शरीर है उसके अंदर क्या होता है, कार्बन होता है, और जितना ज्यादा उसका पुराना शरीर होता जाएगा उतना ही उसके अंदर से जो है कार्बन का अक्षय होना क्या हो जाता है, शुरू। और उस अक्षय की रेट के आधार पर ही हम ये पता लगाते हैं कि ये जो हड्डी है, ये जो खोपड़ी है मानव की, ये कितने वर्ष क्या है, पुरानी है। उसके बाद में सेकेंडली हमारे पास एक पर्सन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। फिर यहाँ ये जो जीवाश्म है उनकी प्रजातियां होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं, स्पीसीज बोलते हैं। इन जीवाश्मों के क्या है, समूह है, यानी कि स्पीसीज किसको बोला जाता है, जीवों के उस समूह को। एक प्रजाति हम अलग लेंगे, जैसे कि अब हम पशुओं की प्रजातियों को, मानव की प्रजातियों को अलग करते हैं, पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों को अलग करते हैं। वो किसके आधार पर करते हैं, उन जीवों के अंदर जो विशेषता पाई जाती है उसके आधार पर। तो जीवों में जो विशेषता होती है, तो यहां स्पीसीज या प्रजाति किसको बोला जाता है, कि जीवों का समूह जिसके नर और मादा मिलकर के क्या पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। इनको क्या बोलते हैं, संजातिवर्त भी बोल देते हैं। एक ही मतलब जाति के अंदर ये रहने वाले लोग होते हैं। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो व्यक्ति आता है, जो मैंने ऑस्ट्रेलोपिथिकस के साथ आपको बताया था, और उस व्यक्ति का नाम था यहां पर नियंडरथल मानव। अब बात ये आ जाती, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर, बहुत ज्यादा जो है पूछा जाता है ये प्रश्न, कि नियंडरथल मानव का उद्भव कहां था। तो जर्मनी की नियंडर घाटी में था। कहां पर था, जर्मनी की नियंडर घाटी के अंदर था इसका उद्भव। और कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि उद्भव का समय क्या था, तो अगस्त 1856 की जो नियंडर घाटी के अंदर नियंडरथल जो मानव था उसकी जो प्राप्ति हमने की, वो कब की हमने, 1856 में। और नियंडरथल मानव को क्या बोला गया था, मूर्ख व जड़ बुद्धि प्राणी। यानी कि एक मजदूर वहां पर काम कर रहा था नियंडर घाटी के अंदर, खुदाई के दौरान उसे एक खोपड़ी मिली। क्या मिली, खोपड़ी मिली। और वो खोपड़ी लेकर के वो किसके पास गया, एक टीचर होता था कार्ल फुलरोट, प्राकृतिक इतिहासज्ञ होता था, वो खोपड़ी लेकर के उसके पास गया। लेकिन वो उस खोपड़ी के महत्व को जो है नहीं समझ पाया कि ये खोपड़ी किसी वानर की हो सकती है। वो अभी इतना जो है जानकार नहीं था। तो उसके बाद में उस खोपड़ी का एक वैसा ही ढांचा जो है उसके ऊपर तैयार किया गया, प्लास्टर प्रकृति का। जो प्लास्टर ऑफ जो पेरिस होती है उसका जो है ढांचा उस खोपड़ी के ऊपर क्या किया गया, तैयार किया गया। और उसके बाद वो खोपड़ी कहां पर भेज दी गई, बोन विश्वविद्यालय का जो प्रोफेसर होता था हरमन सोफोसेन। और उस व्यक्ति ने उस खोपड़ी का जब अध्ययन किया तो ये बात तय हो गई कि ये खोपड़ी किसी मानव की है। उसने ये तय कर दिया कि ये खोपड़ी किसी न किसी क्या है, मानव की है। और वो मानव कोई क्या था, मूर्ख या जड़ बुद्धि प्राणी, जिसके अंदर सोचने की क्षमता क्या थी, बहुत कम थी। लेकिन इस बात को भी लोगों ने स्वीकार नहीं किया। और आखिरकार एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई 24 नवंबर 1859 को। चार्ल्स डार्विन नाम के एक प्रोफेसर ने मानव जाति के विकास के ऊपर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी कि प्रजातियों का उदय होना। इस धरती के ऊपर किसका उदय होना, प्रजातियों का उदय होना। और उसने कहा कि मानव का जो विकास है वो क्रमबद्ध हुआ है। क्रमबद्ध का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि पहले जो मानव था वो क्या था, वानर था। और वानर से वो किस में कन्वर्ट हुआ, प्राइमेट के अंदर जो है कन्वर्ट हुआ। प्राइमेट के अंदर हम इन सभी को क्या कर देते हैं, शामिल, क्योंकि इसमें मानव भी आ जाता है। पहले तो वानर के रूप में था, लेकिन प्राइमेट में वानर का एक अन्य रूप लंगूर हमारे पास, चिंपैंजी हमारे पास, मानव आ जाता है। उसके बाद हम एक नए वर्ग में पहुंचे थे, होमो
नाइड जिसको बोला गया था, होमोनाइड के बाद हम होमोनिड में पहुंचे थे, होमोनिड के बाद हम कहाँ थे, ऑस्ट्रेलोपिथिकस में, और उसको जो है नियंडर जो है घाटी के अंदर उस व्यक्ति को जब पाया गया तो उस व्यक्ति का नाम क्या रख दिया गया, नियंडरथल मानव। और उसके बाद में जब लोगों ने इन बातों को नहीं माना, ये जो व्यवस्थाएं मैंने आपको बताई है, उसके बाद जो है ये सारा का सारा ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के अंदर चार्ल्स डार्विन ने कहा कि मानव का जो विकास आज तक हुआ है वो क्या हुआ है, एक क्रम में हुआ है। धीरे धीरे उसका क्या होता गया है, विकास होता गया। और जब इस विचार को बल मिला तो लोगों ने जो है नियंडरथल घाटी के अंदर जो खोपड़ी मिली थी उसे किसकी खोपड़ी मान लिया, फिर मानव की खोपड़ी मान लिया। और विश्व के इतिहास में मानव के विकास के क्रम के अंदर एक बहुत बड़ा क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। और आज हमारी कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। इस पाठ के आगे के जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।